हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर देखेंगे एनसीईआरटी की एक नई क्लास में, और आज हम चर्चा करेंगे जन संघर्ष और आंदोलन के बारे में। तो चलिए फटाफट आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पिक प्रश्न को देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि बोलिविया का जलयुद्ध निम्न में किन लोगों का संघर्ष था। तो आइए देखते हैं। तो बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ जो है संघर्ष किया गया था। बोलिविया में जो पानी का निजीकरण किया गया, उसी के खिलाफ संघर्ष किया गया था। अगला देखेंगे, सन 2006 के अप्रैल महीने में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लोकतंत्र कायम रखना। जी हाँ, लोकतंत्र कायम रखने के लिए सन 2006 में अप्रैल महीने में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन हुआ था। अगला देखेंगे, नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ? तो 1990 में स्थापित हुआ। इसे आप लोग याद रखेंगे। उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं? तो ये दबाव समूह होते हैं। जी हाँ, दबाव समूह जो होते हैं सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का काम करते हैं। उन संगठन को क्या कहते हैं जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए बने हों? तो हित समूह कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखेंगे, जन संघर्ष के प्रजातंत्र के कामकाज का अभिन्न है, निम्नलिखित में इस कथन का समर्थन करता है। तो बोलीविया में जल के निजीकरण के विरुद्ध संघर्ष जो है, ये जन संघर्ष प्रजातंत्र के कामकाज का अभिन्न है, जो इसका समर्थन करता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा जन आंदोलन की विशेषता है? तो इसका कमज़ोर संगठन होता है। जी हाँ, जो जन आंदोलन की विशेषता है, इसका कमज़ोर संगठन होता है। निम्नलिखित कौन सा जनहितकारी समूहों का उदाहरण है? तो पिछड़ा अल्पसंख्यक समुदाय, कर्मचारी संगठन, बाम सेफ जैसे ये सब चीज़ें जनहितकारी समूहों का उदाहरण है। इसे आप लोग याद रखेंगे। फेडो कोर क्या है? जी हाँ, फेडे केयर कोर क्या है? तो ये इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल होते हैं। यही सब चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जो हमें सबसे कठिन क्वेश्चन के रूप में लगता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फेडे कोर क्या है। तो इस संगठन में इंजीनियर, पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल होते हैं। इसे ही फेडे कोर कहा जाता है। अगला देखेंगे, नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन और बोलिविया जल युद्ध के बीच क्या समानताएं थी? तो जनता की लामबंदी थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब आइए हम दबाव समूह और राजनीतिक दल के में अंतर देखते हैं। तो राजनीतिक दल की बात करेंगे तो सरकार के प्रत्यक्ष भागीदार होते हैं। वही दबाव समूह की बात करेंगे तो सरकार में प्रत्यक्ष भागीदार नहीं होते हैं। राजनीतिक दल की बात करेंगे तो पूरी तरह संगठित होते हैं, और वही दबाव समूह की बात करेंगे तो इनका संगठन ढीला ढाला होता है। राजनीतिक दल की बात करेंगे, इनका विस्तार क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इनका विस्तार क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर होता है, और वही दबाव समूह जो है, इनका प्रभाव सीमित होता है। राजनीतिक दल की बात करेंगे, इनकी लक्ष्य अवधि लंबी होती है। वही दबाव समूह की बात करेंगे, छोटी अवधि वाला होता है। दबाव समूह क्या है, उसके बारे में उदाहरण देकर बताओ। तो दबाव समूह ऐसे लोगों को समूह जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, उसे दबाव समूह कहा जाता है। जैसे किसान संघ, अखिल भारतीय किसान यूनियन, अध्यापक संघ, अखिल भारतीय अध्यापक परिषद, छात्र संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, व्यापारी संघ, अखिल भारतीय व्यापार मंडल। तो ये सब दबाव समूह के उदाहरण हैं, जो कि सरकारी नीतियों को प्रभावित करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। हित समूह के 3 कार्यों को लिखिए। तो हित समूह में जनमत का निर्माण होता है, हड़ताल और प्रदर्शनों की व्यवस्था करना, निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों का समर्थन, ये सब जो हमारे हित समूह कार्य कहलाते हैं। अगला देखेंगे, नेपाल और बोलिविया के जनसंघर्षों की दो समानताओं, दो असमानताओं को बताइए। ये दोनों लोकतांत्रिक आंदोलन थे। ये दोनों संघर्ष सफल रहे। ये दोनों विश्व के लोकतंत्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ये दोनों राजनीतिक संघर्ष के उदाहरण हैं। ये इसकी समानताएं हो गई। वही असमानताओं की बात करें तो नेपाल में संघर्ष देश के राजनीति के आधार से संबंधित था। बोलिविया का संघर्ष किसी विशेष नीति से संबंधित था। तो ये इसके असमानताएं और समानताएं होंगी, जिसको हमने चर्चा कर लिया। अगला देखेंगे, चुनाव घोषणा पत्र क्या होता है, इसका महत्व बताइए। तो इसमें राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने कार्यक्रम, नीतियों, उद्देश्यों का विवरण रहता है। महत्व की बात करें तो इसके द्वारा किसी दल की आंतरिक और बाहरी नीतियों का पता चलता है। चुनाव पश्चात किए गए कार्यों की जानकारी देना। इसमें वर्णित कार्य कराने के लिए जनता सरकार पर दबाव डालती है। तो ये चुनाव घोषणा पत्र होता है, जो कि इसका महत्व है। कोई मत अवैध कब हो जाता है? जब मतदाता मतपत्र में किसी जगह अपना हस्ताक्षर कर दे, मतपत्र को फाड़ दे, मतपत्र या ईवीएम पर किसी प्रकार का निशान न लगाए, जब मतदाता एक से ज़्यादा प्रत्याशियों को निशान लगाए, तब मत अवैध हो जाता है। दबाव समूह राजनीति पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, आइए इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दबाव समूह में शामिल लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग नहीं लेते, परंतु चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवारों की मदद करते हैं। ये सरकार पर दबाव डालने के लिए धरना प्रदर्शन, हड़ताल, सभा का आयोजन करते हैं। ये अपने कार्यों के लिए जनता का समर्थन, सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। जन जन अभियान चलाना, जनसभाओं का आंदोलन आयोजन करना। दबाव समूह आंदोलन अपने संगठन में बड़े नेताओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उनका प्रभाव बढ़ जाए। तो ये सब हमारे जो दबाव समूह के प्रमुख विशेषताएं थी, उसको हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया। अब आइए हम यहाँ पर निम्नलिखित को परिभाषित करना। इसमें फेडे कोर, निर्वाचन, सार्वभौमिक बहस मताधिकार, चुनाव याचिका। तो सबसे पहले देखेंगे फेडे कोर। फेडे कोर बोलिविया के समस्त हित समूह का संयुक्त परिसंघ है। निर्वाचन की बात करेंगे तो मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। सार्वभौमिक बहस मताधिकार, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को सरकार के निर्वाचन में मत देने का अधिकार है।
चुनाव याचिका की बात करेंगे तो चुनाव के वक्त गलत तरीकों का प्रयोग करके मतदान को प्रभावित करने वाले किसी भी सदस्य द्वारा न्यायालय में चुनाव याचिका प्रस्तुत की जाती है, जिसका न्यायालय परीक्षण करता है। अगला देखेंगे यहाँ पर नेपाल के जन आंदोलन में किस प्रकार के मूल्यों का योगदान रहा है। तो नेपाल के जन आंदोलन में मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जैसे कि राजतंत्र के तानाशाही कार्यों के प्रति जनता में रोष, लोकतांत्रिक आकांक्षाएं, इनकी पूर्ति हेतु जन भागीदारी युक्त आंदोलन किया गया। प्रजातंत्र के संचालन में दबाव समूह के क्रियाकलाप 3 प्रकार से सहायक हैं। राजनीतिक दल जनता के प्रति जवाबदेह है, दबाव समूह उन्हें याद दिलाते रहते हैं। सरकार जनता के हितों की अनदेखी नहीं कर सकती, दबाव समूह उन पर दबाव डालते रहते हैं। दबाव समूह निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं, उन पर चुनावी राजनीति का दबाव नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें जो है प्रजातंत्र के संचालन में दबाव समूह के क्रियाकलाप में सहायक हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर लोकतंत्र की जीवंतता से जनसंघर्ष और संबंध, इस कथन पर आगे विचार दीजिए। तो लोकतंत्र जनता के हित में कार्य करने वाली शासन प्रणाली है। समाज कई समूहों वर्गों की आकांक्षाओं के जोड़ से बनता है। कई बार जनता के द्वारा चुनी गई सरकारें समाज के व्यापक हित में वर्गों और समूहों के हितों में सामंजस्य नहीं बना पाती, उपेक्षा दिखाती हैं। क्योंकि लोकतंत्र में जनता को अपनी बात कहने, विरोध प्रकट करने, आंदोलन करने संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। अतः जनसंघर्ष और आंदोलन के द्वारा सरकार को व्यापक हित में कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। उदाहरण के लिए बोलीविया में जल के निजीकरण के खिलाफ हुए संघर्ष के सरकार को अपना निर्णय वापस लेने में मजबूर कर दिया। इस प्रकार जनसंघर्ष लोकतंत्र को परिपक्व करते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कुछ समकालीन आंदोलन के उदाहरण द्वारा समझाया इसमें उठाए गए मुद्दे किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो समकालीन समय में ऐसे कई आंदोलन हुए जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। आयामों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, जीविका संकट, भ्रष्टाचार आदि से संबंधित रहे हैं। उनमें से कई आंदोलन सफल भी हुए हैं। जनता में जागरूकता, भागीदारी के स्तर में इजाफा किया गया है। उदाहरण के लिए चिपको आंदोलन ने पर्यावरण से संबंधन में महत्व को उजागर किया। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ने बड़े बांधों के दुष्परिणामों, विस्थापन आदि मुद्दों को उठाया। इसी कड़ी में अन्ना हजारे द्वारा छेड़ा गया भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन भी, जिसे लोकपाल की मांग को प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना दिया, जिस पर अभी तक सरकारें उदासीन रही हैं। अगला देखेंगे जनहित समूहों की गतिविधियाँ जनता के हितों के पहरेदार के समान होती हैं, इस कथन को स्पष्ट करिए। ऐसे समूह जो किसी विशेष वर्ग के बजाय सामूहिक हित को बढ़ावा देना चाहते हैं उन्हें जनहित समूह कहते हैं। इसकी गतिविधियाँ कई प्रकार से जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों और व्यापक हितों की पहरेदारी करती हैं। यह ऐसे समूहों या लोगों के अधिकारों के बारे में सरकार पर दबाव बनाती है जिन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता है, गरीबी भेदभाव को शिकार होते हैं। जैसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, बंधुआ मजदूरों की भलाई के लिए कार्य करने वाले समूह, इनका उद्देश्य किसी खास हित के बजाय व्यापक सामूहिक हितों को बढ़ावा देकर लोक कल्याणकारी समूह के रूप में कार्य करना होता है, जैसे पर्यावरण संरक्षण। इनके पीछे जनता के बड़े हिस्से का समर्थन होता है, अतः सरकारें अपनी बातों को गंभीरता से सुनती हैं। अगला देखेंगे लोकप्रिय संघर्ष लोकतंत्र को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका आखिरी क्वेश्चन है। तो लोकप्रिय संघर्ष जहाँ लोकतंत्र की स्थापना करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, वही लोकतांत्रिक सरकारों को जनता के हित में लगातार कार्य करने के लिए मजबूर भी करते हैं। उदाहरण के लिए औपनिवेशिक तानाशाही सरकारों के खिलाफ उपनिवेशों में चले संघर्षों के बाद उन्हें आज़ादी मिली, लोकतांत्रिक देशों का गठन किया गया। उदाहरण के लिए भारत, दक्षिण अफ्रीका आदि कई बार जनता द्वारा चुनी गई सरकारें भी अलोकतांत्रिक फैसले लेने लगती हैं, व्यापक जनहित के मुद्दों की अपेक्षा करके एक समूह वर्ग के हिसाब से कार्य करने लगती हैं। लोकप्रिय संघर्ष के माध्यम से ऐसे सरकारों को ठीक रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बोलीविया सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में आकर जल के निजीकरण का लोकतांत्रिक फैसला लिया। जनता पर महंगाई का बोझ पड़ने लगा। फेडेकोर नामक संगठन के नेतृत्व में वहाँ बड़ा आंदोलन चलाया और सरकार को फैसला वापस लेने पर मजबूर किया गया। एक तरह से लोकतांत्रिक सरकार को लोकतांत्रिक मार्ग पर लाने जैसा कार्य था। तो ये आज का क्वेश्चन था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगे है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए फिर मिलेंगे एक नए क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।